नमस्कार दोस्तों, मैं नील तिवारी आपके अपने YouTube चैनल मिशन मैथ रीजनिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूं और लगभग जो भी बच्चा प्रिपरेशन करने आता है उसको एक चैप्टर में प्रॉब्लम जरूर होती होगी, वो है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री फ्रेंड्स बहुत सिंपल होता है, उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ ले, ठीक है, और एक अच्छा समझाने वाला होना चाहिए। तो ज्योमेट्री से सरल कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा पेन कॉपी की भी आवश्यकता नहीं होती है, आप उसको देख के आंसर कर सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है कि मेरे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है, और ज्योमेट्री सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, बट थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो पहले जान लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, हम पढ़ेंगे क्या उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। ज्योमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या, पहले हम वो चीज नोट डाउन कर लेते हैं। ज्योमेट्री में पहले हमें लाइन एंड एंगल पढ़ना है, लाइन एंड एंगल पढ़ना है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा और कोण। रेखा और कोण। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। थर्ड होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। और फोर्थ नंबर पे होता है सर्कल, जिसको हम वृत्त बोलते हैं। और फिफ्थ नंबर में होता है पॉलीगन, हमें पढ़ना है, बहुभुज। हम ज्योमेट्री में आपको 5 चीजें पढ़ाएंगे और 5 इतने अच्छे मेथड से बताएंगे, इतने ढेर सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि आप भी पढ़ने की बात होगी कि काश ये वीडियो मुझे पहले भी नहीं होती। तो ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन, ये 5 चीजें हमें पढ़नी है। और 5 चीजों में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स लाइन एंड एंगल के। देख लीजिए लाइन एंड एंगल होता क्या है। रेखा और गणित। लाइन एंड एंगल में सबसे शुरुआत जो हमारा हो रहा है वो लाइन से हो रहा है, ठीक है। अब लाइन होती क्या है, अब लाइन को का डिफिनेशन क्या होता है, तो उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट, यहाँ पे लाइन एंड एंगल में पहला आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, राइट, बिंदु जिसको बोलते हैं। पॉइंट का साइन आप सभी को पता ही होगा, पॉइंट का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, क्लियर, ये पॉइंट है। पॉइंट में ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है, ठीक। पॉइंट में नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट होती है, तथा इसमें कोई रेडियस नहीं होती है। ये सर्कल की तरह दिख रहा है किंतु इसमें कोई त्रिज्या होती ही नहीं है, ठीक है, और यह अनडिफाइंड है। तो आप इसमें डिफिनेशन में क्या लिख सकते हो, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट, ठीक है। इसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है। साथ साथ इसमें रेडियस भी नहीं होती, त्रिज्या भी नहीं होती। कोई आपसे ये बोलता है कि ये तो सर्कल की तरह दिख रहा है, जी बिल्कुल सर्कल की तरह है, लेकिन इसमें त्रिज्या ही नहीं होती है, ठीक है, और ये अनडिफाइंड है, और ये 0 डायमेंशनल फिगर होता है। पॉइंट कैसा फिगर होता है, ये 0 डायमेंशनल फिगर होता है। साथ साथ फ्रेंड्स, पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, पॉइंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ये पॉइंट है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट ए लिखेंगे, और पॉइंट ए में स्मॉल लेटर का हम प्रयोग नहीं करते हैं, पॉइंट में हम हमेशा कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। आपको समझ में आया पॉइंट क्या होता है। पॉइंट में ना तो लेंथ होती है, ना तो ब्रेड्थ होती है, ना ही हाइट होती है, साथ साथ ना ही रेडियस होती है उसमें,
ठीक। और पॉइंट को हम किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं लाइन। पॉइंट के बाद आता है लाइन, यहीं पे देख लेते हैं लाइन। अब लाइन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो जो लाइन होता है फ्रेंड्स, वो ये जो बिंदु होता है पॉइंट, उसी का एक समूह होता है। और समूह मतलब एक सीक्वेंस में समूह होता है। जैसे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट जब आपस में एक सीक्वेंस में ढेर सारे पॉइंट आपस में सटते हैं, तो ये सटते 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 इस तरह से एक लाइन का निर्माण कर देते हैं। आप कह सकते हो जो लाइन बनती है वो किससे बनती है, हमेशा एक पॉइंट से बनती है, ठीक है। और लाइन में लेंथ होती है, लंबाई होती है, किंतु इसकी चौड़ाई नहीं होती है। लाइन में लेंथ होती है किंतु इसमें चौड़ाई नहीं होती है। और यह वन डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। यह वन डायमेंशनल फिगर होता है। लाइन में लेंथ होती है किंतु ब्रेड्थ हाइट नहीं होती है। इतना क्लियर हुआ। लाइन बनता किससे है, या अ सेट ऑफ सीक्वेंस। यह जब एक सीक्वेंस में, जब हम पॉइंट को एक समूह में या एक सीक्वेंस में इसको जब ढेर सारे ऐड कर देते हैं और वह एक सीक्वेंस में होना चाहिए, तो वह लाइन का निर्माण कर देते हैं। बात क्लियर हुई इतना। लाइन में और हम क्या पढ़ेंगे, लाइन को हम कैसे, जैसे इसका नाम हम ए बी दे दिए, यहाँ पे हम एक छोर में ए दे दिए, यहाँ पे बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी एरो का साइन, इस तरह से। क्लियर हुआ। तो ए बी क्या है, लाइन है। और लाइन का कोई अंत इंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब उसका अंत नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि लाइन का ये इंड पॉइंट है। लाइन का कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। इंड पॉइंट होता है वो किसका होता है, जैसे देखिएगा, यहीं पे मैं एक पी क्यू, यहाँ पे एक पी क्यू बना देता हूं और इसकी जो लंबाई है वह कितना दे देता हूं, 5 सेंटीमीटर, ठीक। लंबाई कितना दे दिया मैं, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो PQ है वह AB का रेखाखंड है। इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। यहां तक बात क्लियर हुई। PQ जो है वह AB का क्या है, लाइन सेगमेंट है, अर्थात रेखाखंड है। आपको लाइन भी समझ में आ गई होगी, आई होप, उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद लाइन के बाद आता है एंगल। अब एंगल क्या होता है, ठीक। अब देखिएगा एंगल क्या होता है। दो लाइनों का जो झुकाव बिंदु होता है, जो जहां पे वो झुकती हैं, झुकाव पॉइंट होता है, वो वहां पे क्या बनता है, कोण बनता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, अर्थात दो लाइनों के झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। तो दो लाइनों के झुकाव को हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, कितने प्रकार के एंगल होते हैं, हमें कितने प्रकार के एंगल पढ़ना है। तो डिफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। इंक्लिनेशन बिटवीन टू पॉइंट, टू लाइन मतलब दो लाइनों के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। आप इसकी भाषा लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं, दो रेखाओं के दो रेखाओं के झुकाव बिंदु को कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एंगल। एंगल हमें कितने एंगल पढ़ने हैं, हमें टोटल 6 एंगल पढ़ने हैं। कौन कौन से देख लीजिएगा, वो भी पहला जो एंगल है वह एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। दूसरा जो होता है वो होता है राइट एंगल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यू
ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण। ठीक। थर्ड नंबर होता है ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। मैं इसके बारे में अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, सरल या ऋजु कोण। फिफ्थ नंबर होता है रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, बृहद कोण। और सिक्स नंबर लास्ट होता है कंप्लीट एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। ठीक है, इतना हो गया इन एंगल, पांचों एंगल का ये नाम हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। न्यू कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में जितने भी कोण होते हैं वो सब एक्यूट एंगल होते हैं। मतलब आप कह सकते हो 90 डिग्री से जो भी 90 डिग्री से जो भी कम एंगल होते हैं वो सब क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अर्थात 0 से तो बड़ा होगा, थीटा का मान जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा किंतु 90 से छोटा होगा। क्लियर हुआ, 0 से बड़ा होगा किंतु 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। समकोण में क्या होता है, थीटा का जो मान होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। अब ऊपर वाले का डायग्राम यहीं पे देख लीजिएगा, जैसे ये है, ये क्या है फ्रेंड्स, यह एक न्यून कोण का एग्जांपल है। देख सकते हो 90 डिग्री सीधा होता है। यह जो है यह समकोण का एग्जांपल है, कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर हुआ। अधिक कोण का जो होता है वो इस तरह से होगा, 90 डिग्री से अधिक। इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। जो थीटा होगा वह 90 से तो अधिक होगा किंतु 180 डिग्री से कम होगा। फिर वह जो 90 डिग्री थीटा है जो 90 डिग्री से अधिक है किंतु 180 से कम है। 90 और 180 के बीच में जितने भी कोण बनते हैं वो सब अधिक कोण कहलाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। स्ट्रेट एंगल एकदम सीधा होता है, यहाँ पे थीटा बराबर कह सकते हो 180 डिग्री। क्लियर हुआ। अब यही सबसे अधिक आपको पढ़ाई इसमें आपको बहुत ज्यादा इसी का रोल है भी इसमें। थीटा जो है 180 होता है, मतलब एक सीधी लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण जो होता है, इसका जो यहाँ पे है यह 180 से अधिक होगा। थीटा का मान 180 से अधिक होगा किंतु 360 से कम होगा। 180 से अधिक होगा किंतु 360 से कम होगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से डायग्राम बनेगा। यहाँ तक तो 180 था, थोड़ा सा झुका दोगे तो क्या हो जाएगा, 180 से अधिक हो जाएगा। और पूर्ण कोण क्या होता है, यहाँ पे थीटा बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। और 360 मतलब पूर्ण हो गया तो कैसे बनता है फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ तक आगे खत्म हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हुआ। इन सब के बारे में एक बार फिर देखिएगा। न्यू कोण जो होता है वह 0 से लेकर 0 और 90 के बीच में होता है, मतलब 1 से लेकर 89 तक होता है। जो राइट एंगल होता है वो थीटा इक्वल टू कितना होता है, 90 होता है, जो इस तरह का इसका डायग्राम बनता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से अधिक होता है किंतु 180 से कम होता है। उसका डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ये चीज बन गई। 90 से अधिक है, थोड़ा उधर झुका दो। स्ट्रेट एंगल सरल या ऋज कोण हिंदी में बोलते हैं, तो थीटा बराबर एग्जैक्ट 180 होता है और वो एक सीधी लाइन में होता है। लाइन तिरछी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है, किंतु स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, तो हमेशा 180 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण में क्या होता है, 180 से अधिक होता है किंतु 360 से क्या होता है, कम होता है। कंप्लीट एंगल में क्या होता है, थीटा इक्वल टू कितना होता है,
360 होता है। अब आइए जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यहाँ पे दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बात क्लियर हुई। पूरा कोण अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दो कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण में थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर हुई बात। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण या इसको हिंदी में कोट पूरक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री में दो कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं 10 का, ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री का आप कॉम्प्लीमेंट्री ज्ञात करिए और सप्लीमेंट्री ज्ञात करिए। तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 80 हो जाएगा, और सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 170 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अर्थात हमें अगर ज्ञात करना है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी संख्या ऐड करेंगे कि 90 हो जाए, या फिर सप्लीमेंट्री में 180 हो जाए, या तो फिर आप माइनस भी कर सकते हो। थीटा 1 बराबर 90 माइनस थीटा 2 कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है। तो हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दूं 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री ज्ञात करिए और सप्लीमेंट्री ज्ञात करिए। तो 25 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 65 डिग्री, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 155 डिग्री, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में हमें बस दो चीजें याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री का जो सम होता है वो 90 डिग्री का होता है, और सप्लीमेंट्री का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने डिग्री का होता है, डिफरेंस आप देख रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री, अर्थात 180 डिग्री का क्या हो रहा है, डिफरेंस, सॉरी 90 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल ये होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और कैसे पूछता है, एक तो ये मेथड हो गया, डायरेक्टली पूछ सकता है, या तो क्वेश्चन लिख के पूछ सकता है। देखिएगा कैसे, यदि पूरक कोण का अनुपात पूरक कोण का अनुपात 7:8 है, अर्थात 7:8 है, तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, यदि पूरक कोण का अनुपात जो है 7:8 है, तो बड़ा कोण ज्ञात करिए। तो देख सकते हैं पूरक कोण का अनुपात इतना है, और पूरक कोण होता है कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम x मानते हैं, या तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, पर चलो हम x ही मान लेते हैं। 7x प्लस 8x इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे पूरा कोण दिया, संपूरक दिया होगा तो 180 हो जाता। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बड़ा कोण ज्ञात करिए। तो बड़ा कोण कौन सा है फ्रेंड्स, ये 8 है, तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। क्लियर हुआ। तो बड़ा वाला कोण जो है वो क्या हो जाएगा, 48 डिग्री होता है। तो आपको बस इतना समझना है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। क्लियर हुआ ना। अब नेक्स्ट आपको बताता हूं, वर्टिकल अपोजिट एंगल।
इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि जब दो तिर्यक लाइन, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये दो लाइनें हैं, एक दूसरे को तिर्यक लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यही ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो चुकी है ज्योमेट्री, ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे चल के आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ। और ये जो एंगल है वह इस एंगल के बराबर है। अगर मैं अल्फा दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो रही है। फिर से देखिएगा, ये आमने सामने के जो कोण है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आमने सामने के कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको एंगल में ढेर सारे इस तरह से आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे। जैसे इधर लिखा हुआ है, आपको बेस यही चीज सामने लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट में लिखना पड़ेगा। क्लियर बात हुई। वर्टिकली अपोजिट में बस यही होता है कि आमने सामने के कोणों का जो होता है वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। इसके बाद आता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस में देखिएगा, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन क्या होती हैं, इस तरह से। मान लो इसको मैं ए बी सी डी। पैरेलल लाइन क्या होती है ये जान लीजिए। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अर्थात पैरेलल लाइन जो होती है, समांतर रेखाएं जो होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। क्लियर हुआ। और हम कैसे इसको लिखते हैं ज्योमेट्री में, देखिएगा, इसको लिखना है ज्योमेट्री में कैसे लिखेंगे, ए बी पैरेलल बी सी। क्लियर हुआ। ए बी जो है पैरेलल किसके है, बी सी के पैरेलल है। ए बी जो है बी सी के पैरेलल है। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो दो लाइनें हैं, ठीक है, ये ऐसा मोहब्बत प्यार है कि कभी भी आपस में ये नहीं मिलते हैं, बस एक दूसरे को दूर से ही देखते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से याद होना चाहिए, बट याद जरूर होना चाहिए। अब मिलाने का कोई तरीका तो होगा ही। ठीक है, तो क्या होता है कि हम एक तिर्यक लाइन खींच देते हैं। इस समय तिर्यक जब लाइन खींचते हैं तो हम इनका नाम दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिएगा पैरेलल लाइन में ये बताने का बहुत बड़ा महत्व है। अभी देखिएगा इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण होता है। अब संगत कोण में इसमें पहला चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग मतलब होता है संगत कोण। अब देखिएगा, अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वर्टिकली अपोजिट में जो 3 है वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि वह एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है या एक दूसरे के सम्मुख है। तो 3 जो होगा वह 2 के बराबर हो जाएगा, कोण ए जो होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। पिछला आप बैठ जाके देख सकते हो, 7 6 के बराबर होगा, 5 8 के बराबर होगा कोण। इतना क्लियर हुआ।
किंतु कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या होता है, संगत कोण, जो कोण ए है वह कोण 5 के बराबर होगा, ये वाला इस वाले के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है कोण ए इक्वल टू कोण 5। ठीक, इसी तरह कोण 3 जो होगा वो 7 के बराबर होगा। देखते चलिएगा, कोण 3 7 के बराबर होगा, कोण जो 3 होगा वह कोण 7 के बराबर होगा। इसी तरह कोण 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। कोण जो 2 है वह कोण 6 के बराबर होगा। कोण जो 4 है वह 8 के बराबर होगा। तो कोण 4 है वह 8 के बराबर होगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? फिर से देखिएगा, 1 5 के बराबर होगा, 3 जो होगा वो 7 के बराबर होगा, 2 जो होगा वह 6 के बराबर होगा और जो 4 होगा वह 8 के बराबर होगा। तो बात क्लियर हो गई? ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी में सेकंड होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा। एकांतर कोण का मतलब एकांतर करके, जैसे कि जो 3 है वो किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, 6 के बराबर होगा। अभी बताता हूँ कैसे होगा। कोण जो 3 है वो कोण 6 के बराबर होगा। कैसे होगा अल्टरनेट में, देखिएगा, कोण जो 3 है वो 6 के बराबर में कह रहा हूँ। अब ये देखिए कैसे, जो 3 है वो 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। कैसे शीर्षाबिंदु कोण से होगा, जो 3 है वह 2 के बराबर होगा। और भी मैं बता चुका हूँ, तो जो 2 है वह 6 के बराबर होगा। जो 2 है वह 6 के बराबर होगा। तो जब 2 6 के बराबर है तो 3 भी तो 6 के बराबर होगा, क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे के शीर्षाबिंदु कोण है, बराबर ही है। तो जो 3 है वो किसके बराबर हो जाता है, 6 के। जो 4 है वह 5 के बराबर हो जाता है। कोण जो 4 है वो कोण 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। कोण जो 1 है वह 8 के बराबर हो जाएगा। और कोण जो 2 है वह किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। कोण 7 के बराबर हो जाएगा। अब इसका हम डायग्राम बना देता हूँ, इसका भी देख लीजिए, मैं बना देता हूँ, उसका भी डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये 2 पैरेलल लाइन है, क्लियर हुआ ना, एक आगे इसको इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जाती है, एक लाइन, तो ये जो कोण होता है वह इस कोण के बराबर हो जाता है। जो ये ऊपर वाला ये कोण बनेगा वह इस कोण के बराबर हो जाएगा। जो ये कोण नीचे बनेगा वह इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, देखिएगा, जैसे ये लाइन है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ये देखिए ऐसे, तो ये जो एंगल होगा ना वो इस एंगल की, जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होता है। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा वह इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब उन दोनों का मोड़ अलग अलग हो, वही तो हुआ है। मैं बोल रहा हूँ जो 1 है वह 8 के बराबर है, 1 तो यहाँ पे है और 8 देखिए यहाँ पे है, वही तो आकृति बन रही है। आप देख सकते हो, ये देखिए, किसी में भी अगर अल्टरनेट एंगल है तो इस तरह की आकृति बनेगी, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इस तरह की आकृति बनती है। ऊपर नीचे वाली लाइन में ऊपर ही वह इक्वल होगा। तो पहले लाइन का जो रोल है ना वो बहुत ज्यादा ज्योमेट्री में है। ठीक है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। आपको ये समझ में आया हो तो ठीक है, अगर आप नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, बट आपसे बनना बहुत जरूरी है। थर्ड नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है कि यह दोनों का जो योग होता है, आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये लिख सकते हैं आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5, ये आंतरिक कोण है कि नहीं, ये देखिए यहाँ से ऐसे ये आंतरिक कोण बनेगी। एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5, इनका जो सम होता है वो कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री का होता है। फिर एंगल 3 एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमेशा 180 डिग्री होता है। और इसी तरह एंगल 4 एंगल 6, ये भी तो इंटरनल है, आंतरिक कोण है कि नहीं है, इनका भी योग कितना हो जाएगा,
180 अंश होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 50 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, आप आंख बंद करके बोलोगे 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का जो सम होगा वह कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो चलिए इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन भी आज करा देता हूँ। ये दो पैरेलल लाइन है ए बी सी डी, ये दूसरे के क्या है, पैरेलल है ए बी और सी डी। ये मैं 35 दे दिया 35 डिग्री और ये मैं दे दिया 110 डिग्री। चलिए तो जब ये 35 डिग्री हो गया 110 डिग्री, तो आपको ये थीटा का मान बताना है। थीटा इक्वल टू कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा बहुत सिंपल होता है, आप इसको कर भी सकते हो, नहीं करते तो मैं बताता ही हूँ। ए बी पैरेलल जो है वह सी डी के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 110 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है वो 35 डिग्री का बन रहा है। आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए देख लीजिए इसको। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा ये पी क्यू। ठीक है, एक लाइन आप अपने से खींचिए। अब देखिएगा मैं अभी जस्ट आपको बताया हूं कि ये एकांतर अल्टरनेट एंगल से ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर वह यह 35 है तो यह भी कितना हो जाएगा 35, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, पहले लाइन में समझाया भी। और यहाँ पे ये भी मैं रूल बताया कि ये 110 है 110, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इंटीरियर सम है, यह आंतरिक कोण का योग होगा यहाँ पे। तो ये 110 से कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तभी तो इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का वह 180 होगा। इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 होगा। और ये जो है इन दोनों के अपोजिट है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा वही सेम इक्वल रहेगा। अब दोनों का योग कितना होगा 70 प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 प्लस डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका आएगा 105 डिग्री। कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से इसको सॉल्व किया जाए।